हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने हथियार कारोबार पर अंतर्राष्ट्रीय संधि से हटने का फैसला किया? सही जवाब ऑप्शन बी, अमेरिका। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी हाल ही में इस बात का ऐलान किया है कि ये जो यूएन का जो एक आर्म्स ट्रेड की जो एग्रीमेंट हुई है, जिस पे अमेरिका ने 2013 में ही साइन किया था, और जब उस समय के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उस जो सिग्नेचर को अब ये वापस ले लेंगे, यानी उसका अनुमोदन वो भविष्य में नहीं करेंगे और खुद को इस एग्रीमेंट से बाहर ले लेंगे। ये जो एक डिसीजन था जब 2013 में साइन किया था अमेरिका ने, तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन है उसने इसका विरोध किया था, और उसके बाद ही अमेरिकी सांसदों ने इसको अनुमोदन नहीं किया। अनुमोदन मतलब रेटिफाई नहीं किया, यानी इसके ऊपर साइन तो कर दिया, सिग्नेटरी मेंबर था, लेकिन इसे रेटिफिकेशन बना के इसको कोई लॉ नहीं बनाया गया। इस संधि, ये जो यूएन का जो ट्रेड आर्म्स ट्रेड को लेके जो एक संधि थी, जिसके तहत छोटे हथियारों, युद्धक टैंकों, युद्धक विमानों, युद्धपोतों जैसे पारंपरिक हथियारों के अरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार किया जाता है। जब 3 जून 2013 को इस पे पहली बार हस्ताक्षर अभियान चला था, 130 से अधिक देशों ने वैश्विक हथियार कारोबार को नियमित करने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और जिसका मुख्य उद्देश्य था हथियारों को मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले तथा अपराधियों के हाथों से पहुंचने से बचाना। लेकिन इसके साथ ही चीन, रूस, अमेरिका ने इस संधि का अनुमोदन नहीं किया। इन्होंने साइन किया था, उसका अनुमोदन नहीं किया था, रेटिफिकेशन नहीं हुआ था। अब समझिए ये केस क्या है। जो बातें सामने नहीं आई है न्यूज़ में, बात यह है कि यूएस, जो कि आर्म्स ट्रेड का सबसे बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर रहा है, तो अगर वो इस एग्रीमेंट को रेटिफाई करेगा या कोई लॉ बनाएगा, तो ये उसके ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा कि वो अपने आर्म्स को, अपने चाहे वो किसी भी तरह के हथियार को इलीगली या लीगली किसी ऐसे देश में उसको नहीं बेच सकता जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगान या ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, जहाँ पे मानवाधिकार को बहुत ज़्यादा जो तरजीह नहीं दी जाती है, तो फिर वहाँ पे अपने ट्रेड को बढ़ाना, आर्म्स को वहाँ बेचना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ का जो लोकल, जो उनके जो अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनमें से जैसे कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन है, जो इन सब चीज़ों का निर्माण करता है, उन सब ने राष्ट्रपति को अपना जो है इस एग्रीमेंट के खिलाफ जो है अपना एक वोट उन्हें बताया था कि हम लोग इसके खिलाफ है। और अब डोमेस्टिक हित के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा किया कि अब वो इस संधि से खुद को बाहर कर देगा। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया? सही जवाब ऑप्शन बी। देखिए, ये रूस का ये पहला है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। ये आपको याद रखना है, अकादमिक लोमोनोसोव, क्योंकि इससे ऊपर आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। इसको आप लोग नोट करके रखिए। ये रिएक्टर की वैसे शुरुआत तो 2018 में ही वो तब इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया था, और अब जाके जो है इसको जो है लॉन्च किया गया, यानी अब इसने अपना काम शुरू कर दिया है। और इसे जो बाकी के जो आपको जो साइंटिस्ट हैं या एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये जो एक पानी में चलता हुआ अकादमिक लोमोनोसोव है, जो पानी में चलता हुआ संयंत्र है, इसे परमाणु टाइटेनिक कहा है, और कुछ तो इसे पानी में चलता हुआ चेरनोबिल भी कहते हैं। आपको अगर चेरनोबिल के बारे में नहीं पता, तो एक ये परमाणु संयंत्र था जहाँ पे जो है एटॉमिक रिसाव हो गया था, बहुत सारे लोगों की जान माल की वहाँ क्षति हुई थी। तो लोग इसके पर्यावरणविद जो है इसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा, क्योंकि ये कोई परमाणु वेपनाइज्ड ये सिस्टम नहीं है, ये एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए है, इसीलिए रशिया अपने लोगों के लिए इसे एक पॉजिटिव स्टेप की तरह देख रहा है। ये जो एकेडमिक लोमोनोसोव है, इसकी लंबाई है 472 फीट और चौड़ाई है 98 फीट। 21,500 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले इस जहाज में 69 लोगों का क्रू है, यानी 69 लोग इसमें जो है जा सकते हैं। ये क्रू वहाँ पे काम करेगा। 1600 करोड़ रुपये में बना यह अकादमी लोमोनोसोव अपनी तरह का पहला परमाणु संयंत्र है। यह 2 लाख लोगों के शहर को शक्ति यानी एनर्जी देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम है।
70 मेगावाट का ये फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बाल्टिक सागर के रास्ते मुर्मांस्क ले जाया जा रहा है और इसीलिए फिलहाल ये खबर में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए। अगला सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया? और सही जवाब ऑप्शन ए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। इसने राष्ट्रीय जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम है NCAP, इसको लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया। आप सबको पता है कि 2018 में ही जो है NCAP को शुरुआत की गई थी और ये 5 साल का 5 ईयर प्लान है। 2019 इसका पहला साल है, यानी अभी से 5 साल 2024 तक ये NCAP जो है ये चलेगा और इसी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो है अभी उन्होंने एक समिति का गठन किया है और जिसका उद्देश्य है 2024 तक कम से कम 102 शहरों में 20 से 30% जो है प्रदूषण किया। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 पार्टिकुलेट मैटर PM है, इसको कम करना है। इस समिति की अध्यक्षता इंपॉर्टेंट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करेंगे और इसके सदस्यों में संयुक्त सचिव हैं थर्मल पावर के, विद्युत मंत्रालय के महानिदेशक ऊर्जा संसाधन संस्थान टेरी, दिल्ली स्थित थिंक टैंक प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी जो कि IIT कानपुर के हैं। अब थोड़ी बात हम लोग करेंगे कि ये NCAP क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, पूरे भारत में जिस तरह से शहरों में धूल और प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहे हैं और पार्टिकुलेट मैटर की जिसकी सघनता बढ़ते जा रही है, इसी चीज़ को देखते हुए सेंटर ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने इस प्रोग्राम को शुरू करने का जो है डिसीजन लिया था, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने शुरुआत की थी और जिसका इरादा था कि यह जो पार्टिकुलेट मैटर है जो कि 10 माइक्रोमीटर से कम है, यानी PM10 मैटर है, और जो PM 2.5 माइक्रोमीटर से लेस या PM 2.5 है, उसका अगले 5 साल तक में 20 से 30% इसे कम करना। और इसका बेस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2017 बेस ईयर होगा। तो जब 2019 से शुरू करेंगे तो इसका कंपैरिजन जो है 2017 के प्रदूषण से किया जाएगा कि जो स्टेप हमने 2019 NCAP के तहत लिया, इससे वायु प्रदूषण कम हुई, तो इसको कहाँ से कंपैरिजन करेंगे, तो बेस ईयर होगा 2017। अब इसके तहत जैसा कि मैंने बताया कि 102 शहरों में ये चलाई जाएगी। 102 शहर 23 सिटीज से आते हैं, 23 स्टेट और UT से आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा 17 सिटी हैं और जिसमें पुणे, नागपुर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से 15 सिटी हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे राज्यों से जो है स्टेट को चुने गए हैं। और अब हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भारत फाइनेंशियल के साथ किस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी? और सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका नाम है, पूरा नाम। इन दोनों के मर्जर की जो है इन्होंने अब गो अहेड दे दिया है। किसने दिया है? NCLT ने। और वो NCLT क्या है? ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब जब इन दोनों के मर्जर हो जाएंगे तो विलय के बाद ये जो भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड है, ये इंडसलैंड बैंक की सहायक कंपनी, एक सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। ये विलय की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 14 अक्टूबर 2018 और जिसको अब जाके इसकी स्वीकृति मिली है। और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया है कि ये जो मर्जर होने वाला है 2 से 4 सप्ताह यानी 1 महीने तक के भीतर में हो जाएगा। अब थोड़ी बात करेंगे कि NCLT क्या है। देखिए, NCLT का जो गठन हुआ था वो 1 जून 2016 को हुआ था, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। ये NCLT एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और जो इंडियन कंपनी के बीच में अगर किसी तरह का उनके बीच कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उसमें ये सुलझाने का काम जो है ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करती है। इसके तहत NCLT के अभी तक 13 बेंच हैं, जिसमें 2 सिर्फ नई दिल्ली में है। उसके अलावा अहमदाबाद, इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता, मुंबई में भी है। और अभी इसके 2 नए बेंच का भी जो है अप्रूवल मिल गया है, जो कि इंदौर और अमरावती में होने वाला है। तो अभी फिलहाल 13 हैं, जब 2 हो जाएंगे तो वहाँ पे टोटल 15 हो जाएंगे। जस्टिस MM कुमार जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, वो NCLT के जो हैं अभी प्रेसिडेंट है। और अब आज का अगला सवाल, इनमें से किस बैंक ने देश का पहला ग्रीन कार्ड लोन की शुरुआत की? और सही जवाब ऑप्शन सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है सबसे लार्जेस्ट बैंक है और इसने अब जाके जो है ग्रीन कार्ड लोन की शुरुआत की।
और इसकी जो दरें हैं वो सामान्य ऑटो लोन के मुकाबले 0.20% कम है। अब आप कहेंगे कि ये ग्रीन कार लोन क्या है? ग्रीन कार लोन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको जो है इंटरेस्ट जो है कम देना होगा। इस लोन के लिए ईएमआई और पेपर वर्क होते हैं जो कि थोड़े से, आप अगर जनरल ऑटो लोन लेते हैं तो उससे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको पेपर वर्क करने होते हैं, और कुछ जो भी उनके कंडीशन है वो कंडीशन करने के बाद जो है इस लोन के लिए प्रोसेसिंग फ़ी अभी कोई चार्ज नहीं लिया गया है। मेनली इसकी शुरुआत इसीलिए की गई थी क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार को भारत में बढ़ाने के लिए और एक ग्रीन ईंधन को भारत में बढ़ाने के लिए इस ग्रीन लोन की जो है एसबीआई ने शुरुआत की है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बोले, मे डे बोले या श्रम दिवस बोले, श्रमिक दिवस बोले, ये सब एक ही है और ये 1 मई को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1 मई 1886 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस दिवस को मनाने के पीछे उन मजदूर यूनियनों की हड़ताल है जो 8 घंटे से ज़्यादा काम न कराने के लिए की गई थी। यानी तब क्या होता था, अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, जब ब्रिटिश भी यहाँ आए थे, या ये पैन वर्ल्ड का ही एक था कि 15 से 18 घंटे के बीच में लगभग काम लिया जाता था मजदूरों को। तो फिर मजदूर क्या हुए, वो एक जगह होकर हड़ताल किया और उन्होंने ये मांग रखी थी कि हम 8 घंटे से ज़्यादा जो है काम नहीं करेंगे, और इसी को एक प्रतीक के रूप में मनाने के लिए ही जो है हम लोग लेबर डे मनाते हैं। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। तो भारत में 1923 से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि उस समय इसे मद्रास दिवस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जाके इसे जो है लेबर डे के नाम से या मजदूर दिवस के नाम से भारत में मनाते हैं। और इस तिथि का चयन समाजवादी और साम्यवादी जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इसे शुरू किया था। तो ये थी पूरी जानकारी हमारा लेबर डे के बारे में। और आज का अगला सवाल, हाल ही में FL 2027 जिसे FC5 भी कहा जाता है चर्चा में रहा है, यह किसका एक किस्म है? और सही जवाब ऑप्शन बी आलू, पोटैटो। पोटैटो का यह एक किस्म है FC5 पोटैटो, और यह अभी चर्चा में इसीलिए है कि अभी आप सबने न्यूज़ सुनी ही होगी कि पेप्सी को, जो पेप्सी इंडिया इसका जो एक डिवीज़न है, उस कंपनी ने गुजरात के 4 मजदूरों पर 1 करोड़ का जो है उनके ऊपर एक लॉ सूट दायर किया है, जिसमें बताया कि चूंकि FC5 एक रजिस्टर्ड पोटैटो का एक किस्म है और यह कोई और भी जो है उसको खेती नहीं कर सकता, उसे उपजा नहीं सकता, चूंकि गुजरात के किसानों ने इसे उपजाया, इसीलिए हर जाने में 1 करोड़ रुपये उन्हें देने होंगे। हालांकि बाद में इन्होंने अपना जो है टोन उसे सॉफ्ट किया और बताया कि अगर किसान आगे से इसको और नहीं उगाएंगे तो हम 1 करोड़ का जो लॉ सूट है उसे वापस ले लेंगे। लेकिन इसके खिलाफ जो है जो इन मजदूरों को साथ मिला गुजरात सरकार का, और बहुत सारे ऐसे जो है लॉ फर्म थे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, उन्होंने भी किसानों का साथ दिया है और ये लड़ाई अभी चल ही रही है। ये जो किस्म होता है FC5 है या FL 2027 है, ये जो एक तरह का वैरायटी है आलू का, इसमें अन्य किस्मों की तुलना में नमी और शुगर की मात्रा कम करने के लिए डिजाइन किया गया। इसका उपयोग लेज जो है, पेप्सी कंपनी है जिसका एक ब्रांड है लेज चिप्स, आप सब जानते होंगे, तो वो उसमें जो आलू यूज होता है वो FC5 वैरायटी का होता है। और चूंकि वहाँ पे नमी कम होती है, शुगर कम होती है, तो इसी कारण इसका जो है चिप्स आसानी से वो बना सकते हैं। तो यह एक पेटेंटेड है, एक उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है, और इसी के खिलाफ जो है अभी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हनन के तहत ये एक मामला चल रहा है। आज का अगला सवाल, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी क्लेयर पोलोसॉक। क्लेयर पोलोसॉक ऑस्ट्रेलिया की 31 वर्षीय हैं, जिन्होंने हाल ही में ओमान और नामीबिया के बीच वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 2 के फाइनल में मैदान पर उतरने के साथ ही यह उपलब्धि हासिल की है। और इसके साथ ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में, जो कि मेंस इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट है, पहली वीमेन एम्पायर हो गई है जिन्होंने इसमें काम किया, एम्पायरिंग की है। इससे पहले 48 वर्षों तक तकरीबन 4124 मैचों में सिर्फ पुरुष ही एम्पायर रहे। तो ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक जो है माइलस्टोन एक टच हुआ एक वीमेन के द्वारा, और यह हमारे लिए और आपके लिए जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लेयर पोलोसॉक का नाम, इसे ध्यान पे रखना है। दोस्तों यहीं हम खत्म करेंगे आज के पहले सेगमेंट को, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे, और फिर हम आपके लिए एक नया सवाल भी रखेंगे। मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली बैठक कहाँ हुई थी? सही जवाब ऑप्शन ए रूस में।
तो रूस में जब आपको पता है कि इससे पहले जो किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 बार बैठक हो चुकी है और पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है ये पहली बैठक है। और इसमें जो मेनली बात हुई है वो हुई है डिस न्यूक्लियर आर्म के खिलाफ कि आपका न्यूक्लियर आर्म और ना बनाए, इसे हटाएं। उसको लेके एक जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक ये पहली स्टेप थी, पहले शुरुआत किया गया था अमेरिका के साथ, फिर रूस के साथ। तो आने वाले समय में देखेंगे कि ये बैठक कितना नतीजा निकला। और अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हाल ही में भारत में किस कार निर्माता कंपनी ने अगले वर्ष 1 अप्रैल से डीजल कारों की बिक्री बंद करने का फैसला किया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। साथ ही वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं। अब तक अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में जाए। और प्रतिदिन हर समय करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमारा जो जागरण जो उसका CA ऐप है, करंट अफेयर्स ऐप है, आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और देखते रहें जागरणजोश.com।